इमेजिन कीजिए कि आपकी एक कंपनी है और आपका मेन बिजनेस है मार्केट्स को बनाना, डेवलप करना और चलाना। ओके। आप जमीन खरीदते हैं, उस पर शॉप्स और स्टॉल्स बनाते हैं और फिर उन्हें रेंट पे देते हैं। अब आएगा अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ। इस किराए से जो इनकम हो रही है उसे आपकी बिजनेस इनकम माना जाएगा या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी? ये सवाल जितना सीधा लगता है नहीं। एग्जैक्टली इसका जवाब इंडियन इनकम टैक्स लॉ की एक बहुत गहरी बुनियाद से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज की हमारी ये गहन चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। We are diving deep into a landmark Supreme Court judgment from 1961, East India Housing and Land Development Trust Limited versus Commissioner of Income Tax। ये एक सेमिनल केस है। सही कहा, ये वो केस है जिसने इनकम टैक्स की दुनिया में हेड्स ऑफ इनकम के क्लासिफिकेशन का एक फंडामेंटल रूल हमेशा के लिए तय कर दिया। एब्सोल्युटली। और इस एनालिसिस का कोर मिशन है द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी को समझना। राइट। हम देखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6 आय के अलग-अलग हेड्स बताता है, जैसे सैलरीज, बिजनेस प्रॉफिट्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और कानून इन्हें पूरी तरह से सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की तरह कैसे देखता है। तो ये सिर्फ एक टेक्निकल टैक्स इशू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी इनकम का कैरेक्टर डिफाइन करता है, और ये भी कि उस पर टैक्स कैसे लगेगा। हम इस केस के फैक्ट्स, कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्ट्स, दोनों पक्षों की दलीलें और हाँ, जस्टिस शाह की ब्रिलियंट रीजनिंग और जुडिशियल प्रेसिडेंस पर डिटेल में बात करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये कहानी शुरू होती है एक प्राइवेट कंपनी से, ईस्ट इंडिया हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। मेन ऑब्जेक्ट्स लिखे थे, वो जजमेंट के पैराग्राफ 1 में बहुत क्लियरली दिए गए हैं। और वो क्या थे? पहला, लैंडेड प्रॉपर्टीज को खरीदना और उन्हें डेवलप करना, और दूसरा, मार्केट्स को प्रमोट और डेवलप करना। ओके, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, और अपने इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए 1946 में कंपनी ने कलकत्ता में 10 बीघा जमीन खरीदी और उस पर एक मार्केट एस्टैब्लिश किया। हाँ, जिसमें दुकानें और स्टॉल्स थे। ऑन द फेस ऑफ इट एक स्टैंडर्ड रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगता है। करेक्ट। नाउ लेट्स ब्रिंग इन द नंबर्स, क्योंकि असली विवाद वहीं से शुरू होता है। राइट। ये केस असेसमेंट ईयर 1953-54 का है। जजमेंट के पैराग्राफ 1 के फैक्ट्स के हिसाब से कंपनी की इस मार्केट से 2 मेन इनकम स्ट्रीम्स थी। अच्छा। पहली, दुकानों के टेनेंट से उन्हें मिले 53,145 रुपए, और दूसरी, स्टॉल्स के टेनेंट्स या ऑक्यूपेंट से उन्हें मिले 29,721 रुपए। इसे बिजनेस इनकम दिखाया, पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे नहीं माना। एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और सारा कंटेंशन इसी बात पर था कि इस इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के किस सेक्शन के तहत गवर्न किया जाएगा। तो दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? द एप्लेंट यानी कंपनी का आर्ग्यूमेंट था कि मार्केट डेवलप करना हमारा कोर बिजनेस ऑब्जेक्ट है, तो ये आय हमारी प्रॉफिट्स और गेन्स ऑफ बिजनेस है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। मेक सेंस फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और द रिस्पोंडेंट यानी टैक्सिंग अथॉरिटीज का काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि बिजनेस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, आय का असली सोर्स, द रियल स्प्रिंग ऑफ दिस इनकम, वो प्रॉपर्टी को किराए पर देना है। सो ये सीधे सीधे सेक्शन 9 के अंडर आता है, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से डील करता है। तो ये एक तरह से फॉर्म ओवर सब्सटेंस की लड़ाई थी। कंपनी कह रही थी हमारे बिजनेस का फॉर्म देखो, और डिपार्टमेंट कह रहा था इनकम के सब्सटेंस यानी उसके सोर्स को देखो। अ ब्रिलियंट वे टू पुट इट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसा पैराग्राफ 1 में लिखा है, ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले 3 लेवल से गुजरा। 3 लेवल्स? हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर, द एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर और इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, तीनों ने डिपार्टमेंट के आर्ग्यूमेंट को ही सही माना। इट वॉज अ कंसिस्टेंट व्यू। वाओ, बट द कंपनी वाज डिटरमिन्ड, और वो स्पेशल लीव पिटिशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सो द स्टेज वाज सेट फॉर अ फाइनल शोडाउन। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शाह ने इस मामले को कैसे देखा? व्हाट वाज देयर अप्रोच? जस्टिस शाह का अप्रोच था टू गो बैक टू द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और उन्होंने एक ऐसा डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया जो आज भी टैक्स लॉ का एक कॉर्नरस्टोन माना जाता है। और वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी सुनने में थोड़ा हेवी लगता है, इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझते हैं। एक्चुअली ये बहुत लॉजिकल है। जस्टिस शाह ने सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 को हाईलाइट किया। जजमेंट का पैराग्राफ 2 इसी सेक्शन को डिस्कस करता है, जो सारी इनकम को 6 डिस्टिंक्ट हेड्स में क्लासिफाई करता है। राइट, द 6 हेड्स। यस,
सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो सेक्शन 9 से गवर्न होता है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन और वोकेशन जो सेक्शन 10 से गवर्न होता है। एग्जैक्टली। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन्स। इस डॉक्ट्रिन का सार ये है कि ये 6 हेड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग। बिल्कुल, वो सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड यूनिवर्सेस हैं। एक ही इनकम एक ही समय पर 2 हेड्स में नहीं आ सकती, और डिसाइडिंग फैक्टर की कोई इनकम किस हेड में जाएगी वो है उसका अल्टीमेट सोर्स। सो ये मेल सॉर्टिंग करने जैसा है। हर लेटर का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है और आप प्रॉपर्टी वाले लेटर को बिजनेस के मेल बॉक्स में नहीं डाल सकते, भले ही पोस्टमैन खुद एक बिजनेसमैन क्यों ना हो। परफेक्ट एनालॉजी। और इसकी लीगल फोर्स को समझने के लिए जस्टिस शाह के अपने शब्द सुनना बहुत जरूरी है। उन्होंने इस प्रिंसिपल को पैराग्राफ 2 में बहुत ही क्लैरिटी से लिखा है। मैं कोट करता हूं। प्लीज। But the distinct heads specified in Section 6, indicating the sources are mutually exclusive, and income derived from different sources falling under specific heads, has to be computed for the purpose of taxation in the manner provided by the appropriate section. In the manner provided by the appropriate section, ये की फ्रेज है। इसका मतलब हर हेड के लिए टैक्स कैलकुलेशन का तरीका भी फिक्स्ड है। आप अपनी सुविधा से हेड नहीं चुन सकते। Precisely. The source locks you in. और कोर्ट ने इस पॉइंट को और भी क्लियर किया अगेन इन पैराग्राफ 2 ये कहते हुए falls within a specific head set out in section 6 the fact that it may indirectly be covered by another head will not make the income taxable under the latter head. सिंपल शब्दों में एक स्पेसिफिक हेड हमेशा एक जनरल हेड पर भारी पड़ेगा। Exactly. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक बहुत स्पेसिफिक सोर्स है, तो भले ही प्रॉपर्टी किराए पर देना एक बड़े बिजनेस का हिस्सा हो, उससे होने वाली इनकम को प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक हेड में ही टैक्स किया जाएगा। द स्पेसिफिक सोर्स ओवररूल्स द जनरल एक्टिविटी। लेकिन कंपनी का एक और बहुत प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट था। उन्होंने कहा, देखिए, हम सिर्फ पैसिव रेंट कलेक्टर्स नहीं हैं। हाँ, ये भी एक पॉइंट था। मार्केट चलाने के लिए उन्हें कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट 1951 के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है, सैनिटरी और दूसरी सर्विसेज देनी पड़ती हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, खर्चे होते हैं। ये सब तो एक एक्टिव ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है। ये बिजनेस नहीं तो और क्या है। इट डज साउंड लाइक अ कंपेलिंग पॉइंट, और यही इस जजमेंट को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। कोर्ट ने इन सब एक्टिविटीज को एक्नॉलेज किया। अच्छा? हाँ, उन्होंने ये डिस्प्यूट नहीं किया कि कंपनी मार्केट को एक्टिवली मैनेज कर रही थी, लेकिन उनका कंक्लूजन था कि ये एक्टिविटीज इनकम के फंडामेंटल कैरेक्टर को नहीं बदलती। मतलब सोर्स तो वही है, लेटिंग आउट प्रॉपर्टी एंड अर्निंग रेंट। बाकी सारी एक्टिविटीज तो बस उस प्रॉपर्टी को लेटेबल बनाने और मेंटेन करने के लिए इंसिडेंटल हैं। तो कोर्ट ने बेसिकली फल को पेड़ से अलग कर दिया। फल रेंटल इनकम है और पेड़ प्रॉपर्टी है, और आप पेड़ की कितनी भी देखभाल कर लें, इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि फल उसी पेड़ से आया है। एग्जैक्टली। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन इस पर जो पैराग्राफ 2 में मिलता है वही इस मामले का क्रक्स है। बट ऑन दैट अकाउंट the income derived from letting out property belonging to the appellant does not become profits or gains from business within the meaning of sections 6 and 10 of the Income Tax Act. Wow! And then, पैराग्राफ 3 में कोर्ट ने कंपनी के आर्ग्यूमेंट पर फाइनल डिसाइसिव ब्लो दिया, एक ऐसे प्रिंसिपल के साथ जो तब से हजारों बार कोट किया गया है। The character of that income is not altered because it is received by a company formed with the object of developing and setting up markets. ये तो गोल्डन रूल है इस केस का। The source of the income will always dominate the objective of the person earning it. बिल्कुल। So, कोर्ट ने ये प्रिंसिपल खुद ही तो नहीं मनाया होगा। आई एज्यूम उन्होंने पिछले कोर्ट डिसीजंस यानी जुडिशियल प्रेसिडेंट्स पर रिलाई किया होगा। Of course. That's the bedrock of the common law system. जजमेंट से पता चलता है कि यह प्रिंसिपल पहले से वेल सेटल था, और कोर्ट ने अपनी रीजनिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए 3 बड़े प्रेसिडेंट्स का सहारा लिया। वो कौन से थे? पहला तो उन्हीं की कोर्ट का एक रीसेंट केस था, द यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड VCIT 1958। जैसा पैराग्राफ 3 में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट उस केस में पहले ही एस्टैब्लिश कर चुकी थी कि सेक्शन 6 के हेड्स ऑफ इनकम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो फाउंडेशन तो पहले से ही था। ओके, सो दैट सेट्स द डोमेस्टिक स्टेज। बाकी प्रेसिडेंट्स? दूसरा और शायद सबसे फेमस इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक क्लासिक केस है, फ्राई वी सैलिसबरी हाउस एस्टेट LLTD 1930, जो पैराग्राफ 4 में साइटेड है। इसमें क्या हुआ था? एक कंपनी थी जो एक बड़ी बिल्डिंग में रूम्स को अनफर्निश्ड ऑफिसेज की तरह किराए पर देती थी, और रेंट के अलावा वो पेनेंट्स से हीटिंग, क्लीनिंग, पोर्टर्स, लिफ्ट्स जैसी सर्विसेज के लिए अलग से चार्ज करती थी। ये तो ईस्ट इंडिया हाउसिंग केस जैसा ही लग रहा है। बहुत सिमिलर।
यूके के टैक्स अथॉरिटीज ने सब कुछ क्लब करके उसे ट्रेड रिसीट्स यानी बिजनेस इनकम की तरह टैक्स करने की कोशिश की। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या डिसाइड किया? द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ड्रू अ क्लियर लाइन इन द सैंड। उन्होंने कहा कि रेंट से होने वाली इनकम ओनरशिप ऑफ लैंड से अराइज होती है और उसे शेड्यूल ए के तहत टैक्स करना होगा, जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बराबर था। और सर्विसेज का क्या? सर्विसेज से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम यानी शेड्यूल डी में टैक्स किया जा सकता है। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। सोर्स इज पैरामाउंट। रेंट प्रॉपर्टी से है, सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी से। दो अलग सोर्स, दो अलग हेड्स ऑफ इनकम। वाओ, मतलब एक्टिविटीज भले ही कितनी इंटरट्वाइंड हो, कानून कहता है कि उन्हें अनटैंगल करो और इनकम को उसके ट्रू सोर्स के हिसाब से क्लासिफाई करो। तीसरा केस कौन सा था? तीसरा केस जो पैराग्राफ 5 में डिटेल्ड है, वो कलकत्ता हाईकोर्ट का एक इंडियन केस था जो ऑलमोस्ट डायरेक्टली ऑन पॉइंट था। कमर्शियल प्रॉपर्टीज लिमिटेड VCIT 1928। अच्छा, इस केस ने तो अपीलेंट के आर्ग्यूमेंट की हवा ही निकाल दी। इसमें कंपनी का सोल बिजनेस, उसका एकमात्र काम ही था प्रॉपर्टीज एक्वायर करना और उन्हें किराए पर देना। कोई और एक्टिविटी थी नहीं। देन व्हाट हैपेंड? फिर भी कोर्ट ने कहा कि इसकी इनकम सेक्शन 9 यानी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तहत ही क्लासिफाई होगी। इनक्रेडिबल। मतलब आपका बिजनेस ही सिर्फ रेंटिंग हो तब भी वो टैक्स के लिए बिजनेस इनकम नहीं है? प्रिसाइजली। उस केस का ऑब्जर्वेशन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया, बहुत पावरफुल है। कोर्ट ने कहा, It was observed in that case that merely because the owner of the property was a company incorporated with the object of owning property, the incidence of income derived from the property owned could not be regarded as altered. The income came more directly and specifically under the head property than income from business. with precedents this strong, the writing was on the wall for East India Housing. Definitely. Okay. तो दुकानों से होने वाली आय तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हुई, लेकिन उन स्टॉल्स का क्या? जजमेंट में शिफ्टिंग क्लास ऑफ ऑक्यूपेंट्स का जिक्र है, जिसका मतलब है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते थे। क्या उस टेम्पररी नेचर से इनकम का कैरेक्टर बदल जाता है? That's a great question. और कंपनी के काउंसिल ने वो पॉइंट आर्ग्यू करने की कोशिश भी की। राइट। उन्होंने कहा कि स्टॉल से इनकम टेम्पररी नेचर की वजह से बिजनेस इनकम के ज्यादा करीब है। बट द कोर्ट इन पैराग्राफ 6 शट दैट डोर फॉर्मली। उन्होंने कहा कि ड्यूरेशन ऑफ ऑक्यूपेशन इररेलेवेंट है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इनकम का प्राइमरी सोर्स अभी भी उस फिजिकल स्पेस यानी स्टॉल को ऑक्यूपाई करने का अधिकार है। तो चाहे आप दुकान 5 साल के लिए रेंट पर ले या स्टॉल 5 घंटे के लिए, सोर्स वही रहेगा, अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी। जस्टिस शाह का फाइनल ओपिनियन इस स्पेसिफिक पॉइंट पे, जो पैराग्राफ 6 में ही है, क्रिस्टल क्लियर था। The primary source of income from the stalls is occupation of the stalls, and it is a matter of little moment that the occupation, which is the source of the income, is temporary. And with that, all arguments were exhausted. Yes. The court in paragraph 7 delivered its final verdict. Which was? The appeal therefore fails and is dismissed with costs. कंपनी केस हार गई और टैक्स लॉ का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हमेशा के लिए सीमेंट हो गया। टैक्स क्लासिफिकेशन के लिए इनकम का सोर्स उसे कमाने वाली एंटिटी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव पर हमेशा भारी पड़ेगा। So to sum it all up, डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी का मतलब है कि इनकम टैक्स कानून आय के स्रोतों को बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेट बॉक्सेस में रखता है। हाँ। और उस बॉक्स पर लेबल इस बात से तय होता है कि पैसा आ कहां से रहा है, न कि कंपनी का बिजनेस मॉडल या ऑब्जेक्टिव क्या है। That is the ultimate takeaway. The source is king. The character of the receipt is decided at the point of origin. ये जजमेंट 1961 का है। काफी सॉलिड और लॉजिकल लगता है, लेकिन आज हम कोवर्किंग स्पेसेस, एयरबीएनबी और सर्विस अपार्टमेंट्स की दुनिया में रहते हैं। A very different world. यहाँ प्रॉपर्टी देने और सर्विस या एक्सपीरियंस देने के बीच की लाइन बहुत ब्लरी हो गई है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात आती है, क्या इस जजमेंट से खींची गई ये क्लियर लाइन आज भी उतनी ही इफेक्टिव है? आज के दौर में जहां कंपनियां सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं बल्कि कम्युनिटी एंड सर्विसेज बेचने का दावा करती हैं, वहां इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहां खत्म होती है और प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस कहां से शुरू होती हैं? ये एक पहेली है जिसे टैक्स वर्ल्ड आज भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है।